हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बच्चों, हमने वीडियो नंबर 3 में आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पूरा समझाया था। मैंने बच्चों इसमें एक टेबल बनाई थी और उस टेबल में मैंने कुछ बातें समझाई थी। उन बातों को हम थोड़ा सा ब्रीफली एक बार और समझ लेते हैं, जिससे हमको लिखने में आसानी होगी। स्टूडेंट, जो स्कैंडियम था उसमें मात्र +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। स्कैंडियम में एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था क्या पाई जाती है? +3 मिलती है। बच्चों, जब हम टाइटेनियम की बात करते हैं आपसे, तो टाइटेनियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 भी होती है, +3 भी होती है और +4 भी होती है। क्योंकि आपको पता है इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं या 4s और 3d के दोनों इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी स्टूडेंट? +4 हो जाएगी। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं बेनेडियम की। बेनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं? 4s में होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन 3d में होते हैं। तो बच्चों, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पांचों की पांचों इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल सकते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है और +5 तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जा सकती है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं आपसे क्रोमियम की। क्रोमियम में बच्चों 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर क्रोमियम में 4s का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे बच्चों, तो वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाता है। हालांकि इनकी ये ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती, लेकिन हम मान तो सकते हैं कि 4s का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। बच्चों, इसके अलावा ये +2 भी दर्शाएगा, +3 भी दर्शाएगा और ये +6 तक दर्शा देता है। +6 तक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है जिसमें इनका स्थायित्व होता है। अब बच्चों बात कर लेते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होगा। ये इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। तो बच्चों, ये +2 में मिलता है। +3 में इसका जो यौगिक होता है वो उभयधर्मी होता है। +4 में ये MnO2 का निर्माण कर सकता है। +5 नहीं मिलती, +5 में यौगिक बहुत कम देखने को मिलते हैं। +6 में ये MnO3 में पाया जा सकता है, MnO3 में मिल सकता है। +7 में ये Mn2O3 में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि Mn में भी 7 ऑक्सीकरण अवस्था +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक देखने को मिलती है। अब बच्चों, स्कैंडियम से अगर आप जा रहे हैं मैग्नीज तक, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, उनका स्थायित्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि इनके 3d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आप सब जानते हैं मैग्नीज के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनमें 3d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। जैसे बात करें आयरन की, बात करें कोबाल्ट की, बात करें निकल की, बात करें कॉपर की, बात करें जिंक की। तो स्टूडेंट्स, यहां आयरन जो होता है +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी यौगिक बनाता है। कोबाल्ट की बात करें, ये भी +2 +3 में सर्वाधिक स्थायी यौगिक बनाता है। निकल की बात करें तो इसका +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सर्वाधिक स्थायी यौगिक बनते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए, आप घटती जा रही है। कॉपर, कॉपर में याद करिए 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
3D में 10 तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3D में 10 और 4s में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s का निकल जाए तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था, और 3D से इलेक्ट्रॉन निकले तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ये बन सकती है। और जिंक की बात करें बच्चों, तो जिंक में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिंक क्या करता है, अपने 4s के इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है, और 4s के इलेक्ट्रॉन को निकालकर केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो देखिए इसके बाद में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का अस्तित्व घटता गया। आगे बात समझ में। इस टेबल के बारे में मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। अब बच्चों सुनिए, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलेंगे, मैं आपको ऑर्डर वाइज एक एक बिंदु से चर्चा करता हूं। स्कैंडियम और जिंक +3 व +2 एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास धारण करता है, जबकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 3D10 पूर्ण पूरित विन्यास धारण करता है, जिसको अपन छद्म अक्रिय गैस विन्यास भी कहते हैं। एक पॉइंट तो बच्चों ये हुआ। अब बच्चों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, अन्य तत्व नहीं। क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 3D5 विन्यास बनाता है, जो कि अर्धपूरित विन्यास है। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पूर्ण पूरित विन्यास बनाता है, इसलिए इन दोनों की +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त होती है, जबकि अन्य तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि अयुग्मित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन मैग्नीज के पश्चात उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, क्योंकि अयुग्मित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। ये अपना इसका थर्ड पॉइंट हो गया। अब बच्चों चौथे पॉइंट पे हम बात करते हैं। चौथे पॉइंट की बात यह है कि इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मिलने वाले यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, अधिक सहसंयोजी गुण रखने वाले होते हैं, और इनके जितने भी यौगिक मिलेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीजन व फ्लोरीन जैसे परमाणुओं के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये परमाणु आकार में छोटे तथा इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है। ये क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक में भी मिलेगा। चौथी बात हो गई। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, और मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में ये उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था मैग्नीज का। मैग्नीज का MnO क्षारीय होता है, Mn2O3 उभयधर्मी होता है, और MnO3 और Mn2O7 ये अम्लीय होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट बच्चों, जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कम होती है वे आयनिक बंध बनाते हैं, और जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती है, और उनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। चलिए
छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट ये है कि किसी भी धातु के साथ यदि कोई कार्बोनिल समूह जुड़ता है, जैसे निकल के साथ 4 CO समूह जुड़ गए, कार्बोनिल समूह जुड़ गए, तो उस अवस्था में धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। NiCO का होल फॉर्म में निकल धातु का ऑक्सीकरण अंक बताइए या ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। तो बच्चों आपको बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये सभी बेसिक पॉइंट जो 5 पॉइंट, ये 7 पॉइंट इसमें बने हैं, मैंने आपको एक एक करके समझाए। अब बच्चों आपकी लिखने की बारी है, तो हम अब इन चीज़ों को एक एक करके लिखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था आपने टॉपिक डाल लिया होगा, और इसमें आप लिखिए संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में एक या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनकी +1 व +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त होती है। इसके अलावा ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 3D व 4s की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर मिलता है। 3D व 4s की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर मिलता है। अतः ये +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बच्चों, इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट तत्व लिखे, तथ्य लिखे, स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था व जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है, जबकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है। छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स, छद्म अक्रिय गैस विन्यास से तात्पर्य जिनके बाह्यतम कोश में 8 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने बाह्यतम कोश में। इस कारण से इस विन्यास को हम
छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा बच्चों, क्रोमियम व कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जबकि अन्य सभी तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है। अन्य सभी तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था मिलती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चों, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, क्योंकि अयुग्मित 3D इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, जबकि मैंगनीज के पश्चात उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, क्योंकि अयुग्मित 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। अयुग्मित 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि इनके यौगिक ऑक्सीजन व फ्लोरीन परमाणु के साथ बने होते हैं। ऑक्सीजन व फ्लोरीन F परमाणु के साथ बने होते हैं, क्योंकि ये छोटे आकार के परमाणु है तथा उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु है। छोटे आकार के परमाणु है तथा उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु है। अगले पॉइंट में लिखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये तत्व आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। जब ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो ये आयनिक बंध बनाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण संख्या होने पर ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बच्चों, कम ऑक्सीकरण संख्या में इनके यौगिक क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में
इनके यौगिक अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल आप यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ लिखा रहा हूं मैं। ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4, +6 और +7, इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिक बता रहा हूं। एक तो MnO ले लेते हैं अपन, एक Mn2O3 ले लेते हैं, एक MnO2 ले लेते हैं, एक MnO3 ले लेते हैं और एक Mn2O7 ले लेते हैं। ये तो मैंगनीज की ले लिए अपन ने। अगर अलग अलग यौगिक ले तो जैसे आप टाइटेनियम का ले सकते हैं, TiO बना सकता है। बेनेडियम का ले लो, B2O3 बना देगा, ठीक है। और क्रोमियम का ले लीजिए आप, CrO3, इनको ले सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। अब इनके व्यवहार की बात कर लेते हैं। तो MnO कैसा होता है, क्षारीय व्यवहार दर्शाता है। तो बच्चों इसके नीचे आप क्षारीय लिख देंगे, ठीक है। और Mn2O3 B2O3 का व्यवहार कैसा होता है, उभयधर्मी होता है, अम्लीय भी दर्शाते हैं और क्षारीय भी दर्शाते हैं। और बच्चों इन दोनों का कैसा व्यवहार होगा, अम्लीय व्यवहार होगा, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए व्यवहार कैसा रह जाएगा, अम्लीय व्यवहार हो जाएगा। आगे बात समझिए बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए पूरा, ये पूरा ऐसे कैसे आप नोट कर, इतना नोट कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एरो में लिखिएगा, यदि धातु के साथ कार्बोनिल समूह जुड़ा होता है तो धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। उदाहरण NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, इनके नाम अगले चैप्टर में बता देंगे। वैसे जिनको लिखना हो, निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल होता है। तो बच्चों इनका ऑक्सीकरण अंक आपसे पूछे, निकल का ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो निकल का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, बराबर 0, 0 हो जाएगा। आगे बात समझ बच्चों। और आयरन का ऑक्सीकरण अंक पूछे आपसे, आयरन का Fe का ऑक्सीकरण अंक, तो वो भी बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां लिख लेना आप RBSc 2020, 2020 में क्वेश्चन आया यहाँ से, RBSc 2020, ये नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने केवल एक टॉपिक समझा है, ऑक्सीकरण संख्या। ओके स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुण, 2 गुण की हम चर्चा करेंगे कल बच्चों, उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुण की। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू।